हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं सचिन ठाकुर, स्वागत है आपका अपने चैनल नीटाइज पर। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 11th का चैप्टर है खनिज पोषण, उसके बारे में। इसमें हमें मेनली जानना होता है कि पौधे को किन किन खनिज की ज़रूरत होती है और कौन से खनिज से पौधे को क्या लाभ है, क्या नुकसान है। तो इसके बारे में ही आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया है यहाँ पे कि पादपों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे को उगने के लिए मृदा की जरूरत होती है। पौधे को उगने के लिए मृदा की जरूरत होती है। अब हमें ये पता है मृदा की जरूरत होती है कि मृदा से उसे बहुत से लाभ हैं। जैसे कि हम परिवहन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि मृदा की वजह से वो अपनी जड़ों को जकड़े रहता है और गिरता नहीं है। और भी बहुत से लाभ हैं कि वो मिट्टी को, पानी को जो आवश्यकता होती है वो भी मृदा से ही पूरी होती है। और बहुत से खनिज तत्व जो मिलते हैं वो मृदा से मिलते हैं। मगर साइंटिस्ट को ये जानना था कि ये जो पौधा है कौन से खनिज की इसको आवश्यकता है, क्योंकि मिट्टी में कोई एक प्रकार का खनिज नहीं होता, मिट्टी में तरह तरह के खनिज होते हैं। तो डायरेक्ट हम मृदा का चेक करके नहीं बता सकते, क्योंकि एक अगर हमने यहाँ से मृदा का कोई सैंपल ले लिया, मान लीजिए यहाँ की कोई मृदा का हमने सैंपल ले लिया, तो उसमें तो बहुत से तत्व होंगे, सिलिकॉन, सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पौधे को इसमें से किसकी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है। तो इसके लिए ही एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, यानी खोज की गई, जिसका नाम हाइड्रोपोनिक्स रखा गया। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स सबसे पहले बताता हूँ कि इसका जो खोज की गई थी एक साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, जिनका नाम था जूलियस सैक्स। जूलियस सैक्स सन 1860 में इसकी खोज की गई थी, जो कि जर्मन के बॉटनिस्ट थे। इस विधि का नाम रखा गया था जल संवर्धन। तो आइए हम चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा, देखिए इसमें है क्या मेनली। पहले तो हम इसमें समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें सबसे पहले क्या है, एक गमला ले लिया है, बर्तन ले लिया है कोई भी, जिसमें पोषक विलयन हो रहा है। पोषक विलयन में क्या 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 होगा, मतलब जो जो पौधे के लिए ज़रूरत है, जो जो तत्व और उसके साथ पानी, तो उसे मिला के इसमें डाल दिया है। ऊपर से एक वातन नली है। वातन नली का क्या काम है, जो हवा का आदान प्रदान, क्योंकि जड़ों के लिए वायु की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो हवा का आदान प्रदान करने के लिए वातन नली। और यहाँ पे एक हमने जल की जो जल और पोषक मिलाने के लिए कीप डाल दी है, जिसमें हम ऊपर से आवश्यकता अनुसार उसमें जल और पोषक डालते रहते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी है हमारा ये पौधा। पौधा पौधा और यहाँ पे रुई हमने सबके साथ में इसलिए लगा रखी है क्योंकि वो ईजिली वहाँ से हिल डुल सके। और पौधे में रुई लगानी ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो पौधा वृद्धि करेगा तो उसका तना मोटा होगा। और यहाँ पे नीचे पोषक विलयन में उसकी जड़ें आ गई है। तो ये तो हो गया इसका चित्र। इसमें आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात नली के काम समझ में आ गया, के काम वायु के आदान प्रदान में। और ये पौधा तो लगाना ही था क्योंकि हमें इसका अध्ययन करना है। पोषक विलयन में क्या क्या है, जल और पोषक होते हैं। तो ये सब इसमें हमने समझ लिया। तो अब हम ये जानेंगे कि हम इससे कैसे पता करते हैं कि कौन सा तत्व अनिवार्य है, कितना अनिवार्य है। तो मान लीजिए मैंने इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन की मात्रा या कोई तत्व कैल्शियम ले लिया। तो कैल्शियम की मात्रा मैंने कम कर दी पहली बार। तो पहली बार जब मैंने कम की, तब देखा कि उसमें कौन कौन सी दिक्कत आ रही है। उसके पत्ते पीले हो रहे हैं, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, जो जो उसकी प्रॉब्लम है उसको नोट कर लिया। तो मुझे पता चल रहा है कि कैल्शियम की वजह से ये दिक्कत होती है। अगली बार मैंने कोई तत्व ज़्यादा डाल दिया, मान लीजिए मैंगनीज ज़्यादा डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आ रही है या क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं वो नोट कर लिए। तो ऐसे ही हम एक एक तत्व को पृथक करके अध्ययन कर सकते हैं इस विधि के द्वारा, जो कि मृदा में या मिट्टी में करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इस
तकनीक का हम पोषकों के अध्ययन में उपयोग करते हैं, इसीलिए इसको हाइड्रोपोनिक्स नाम दिया गया। इसका एक विस्तृत विधि यहाँ पे नीचे दी गई है, जिसका उपयोग मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या है ना, इसमें एक साथ में काफ़ी पौधे उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बड़ा सा बर्तन है जिसमें कि पोषक विलयन मिला हुआ है, इसमें पंप लगा होता है। तो पंप की सहायता से एक नली जाती है जो कि यहाँ पे जाती है, और इधर से इसमें पोषक विलयन तो भरा ही है, तो यहाँ से जाता है ये जल के साथ, और पोषक विलयन यहाँ से होता हुआ सबकी जड़ों में होता हुआ आ जाता है। देखो एक यहाँ पे जूम करके इन्होंने चित्र दे रखा है। इसमें क्या है ना, ये पौधे की जड़ें जो हैं, देखो यहाँ पे पौधे की जड़ें हैं और ये पोषक विलयन में तैर रही हैं। तो यहाँ से क्या है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार पोषक विलयन को जो पोषक विलयन से अपने खनिज को ले लेता है, और जितनी जल की आवश्यकता होती है वो इस विलयन से ही ले लेता है, और उसकी वृद्धि होती रहती है। तो इस तरह की जो विधि है ना, कुछ तत्वों के जो कुछ पौधे हैं उनके व्यापारिक उत्पादन में आजकल उपयोग की जा रही है। जैसे टमाटर का उपयोग, टमाटर अगर हमें उनकी पैदावार ज़्यादा करनी है, बीज रहित खीरा जो बनाना है तब भी इसका, और सलाद जैसे व्यापारिक उत्पादन के लिए हम हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना, टमाटर, बीज रहित खीरा और सलाद। उसके बाद पौधे में यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो अभी तक जो खोजे गए तत्व में 105 से भी ज़्यादा तत्व जो हैं खोजे जा चुके हैं, और उसमें से 60 से अधिक जो है हमें पौधों के अंदर मिलते हैं। सोचिए कि 60 से अधिक जो तत्व हैं वो पौधों के अंदर मिलते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही पौधे में मिल जाएं, वो अलग अलग उसकी परिस्थिति पर डिपेंड किया। कुछ पौधे जो होते हैं उनमें गोल्ड भी मिलता है, और जहाँ पे हम न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ रेडियो एक्टिव तत्व जैसे स्ट्रोंशियम भी मिलता है। अब यहाँ पे बताया कि आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी सहायता से हम 10⁻⁸ ग्राम पर ml, समझ सकते हो कितनी न्यूनतम सांद्रता है। इतनी अगर सांद्रता पौधे में मौजूद है किसी भी एलिमेंट की, तो हम उसका आज पता लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे गोल्ड, स्ट्रोंशियम वगैरह बताए गए हैं, तो क्या ये भी पौधे के लिए ज़रूरी है? तो ये सब का आप कैसे मापदंड करोगे उसके बारे में अगली हेडिंग में बताया गया है कि कोई तत्व अनिवार्य है या नहीं पौधे के लिए, आप उसका निर्धारण कैसे करोगे। देखो सबसे पहले कोई तत्व कैसा होना चाहिए, इतना आवश्यक होना चाहिए कोई तत्व कि उसके बिना पौधा सामान्य वृद्धि जैसे जनन वगैरह और अपने बीज उत्पन्न जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए। अगर हम उस तत्व को हटा दें तो सबसे पहली अनिवार्यता तो ये है। दूसरा ये कि वो विशिष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी है तो पोटेशियम से पूरी हो जाए, कैल्शियम से पूरी हो जाए, तो ये तत्व की क्या होगी, विशिष्टता नहीं होगी। अगर उसको अनिवार्य तत्व कहलाना है तो उसकी विशिष्टता होनी चाहिए कि वो अगर नाइट्रोजन की कमी है तो वो नाइट्रोजन से ही पूरी होनी चाहिए। ओके, अगला तत्व जो है पौधे की मेटाबॉलिक जो क्रिया है, उपापचय क्रिया है, उनमें डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना चाहिए। उसके बिना उसकी उपापचय क्रिया या तो धीमी पड़ जाएंगी या रुक जाए, तभी वो तत्व अनिवार्य कहलाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। अब हम ये तो जान गए कि पौधे के लिए तत्व की अनिवार्यता की क्या क्या मापदंड है। उसको जनन के लिए आवश्यक होना चाहिए, उसके बिना वो जनन ना कर सके और उसमें बीज उत्पन्न ना हो, ऐसी समस्या होनी चाहिए अगर पौधे का जो कोई खनिज है वो अनिवार्य है तो। और दूसरा कि उसकी जो अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन की कमी कैल्शियम पूरी नहीं कर सकता तो वो उसकी विशिष्टता होगी। और वो उसकी मेटाबॉलिक यानी उपापचय में डायरेक्ट भाग लेना चाहिए। तो इसके आधार पे हम दो प्रकार से उनकी मात्रा के आधार पर दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। जैसे मात्रा क्या मतलब, मैंने अभी ऐसे बताया 10⁻⁸ जो ग्राम पर ml क्या है, एक मात्रा हो गई। इसी प्रकार हम इनकी पौधे में कितनी मात्रा पाई जाती है तत्वों की, तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बृहद यानी मैक्रो और सूक्ष्म यानी माइक्रो। तो मैक्रो और माइक्रो यानी बृहद और सूक्ष्म पोषक तत्व हम इनको बताते हैं। तो बृहद पोषक तत्व क्या है, उसकी जो शुष्क पौधे में जो उसकी मात्रा है, शुष्क पदार्थ यहाँ पे दे, इसका मतलब बताता हूँ मैं। शुष्क पदार्थ की जो मात्रा है
पौधे के अंदर कितनी होनी चाहिए, 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 1 से लेके 10 ग्राम तक होनी चाहिए, मिलीग्राम सॉरी। तो इस शुष्क पदार्थ का क्या मतलब है? शुष्क पदार्थ का मतलब होता है कि पौधे को तुम जला दो और उसमें जलाने के बाद उसका जल उड़ गया, जो भी सब खत्म हो गया, और उसके बाद जो कुछ बचा है ना, उसमें से जो तुम्हारा अनिवार्य तत्व उसकी मात्रा अगर 1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, बेहद पोषक वाले में। और जैसे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इन सब की सांद्रता कितनी मिलती है, 1 से लेकर 10 मिलीग्राम पर लीटर के अंदर मिलती है। तो इनको हम कहते हैं बृहद यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट। इसमें कुछ जो तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं हमें, CO2 और H2O से मिलते हैं। जबकि बचे कुछ जो तत्व हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हम मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं, यानी जड़ों द्वारा लिए जाते हैं। ये 3 तत्व कहाँ से लिए जाते हैं मेनली, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और H2O से। ओके, चलिए आते हैं अब सूक्ष्म पोषक तत्व पे। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या जरूरत पड़ रही थी हमें, 1 लीटर में कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 10 मिलीग्राम। मगर यहाँ पे क्या है, 0.1 मिलीग्राम होना चाहिए 1 लीटर के अंदर शुष्क भार में। तब हम उसको क्या कहेंगे, माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे। ओके, तो जैसे कुछ तत्व दिए गए हैं यहाँ पे, लोह आ गया, मैंगनीज हो गया, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल। तो ये सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा। जैसे इनकी ट्रिक है नाइस, मैंने लिख रखी है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका, यानी कि निकेल, बोरॉन और क्लोरीन, मोलिब्डेनम, Mn मैंगनीज, Cu कॉपर, Fe लोहा। और उसका है ऊपर वाले का, चांस पाके मांगे कार, CHONS, चांस से बनता है CHONS। इसमें 5 तो ये आ गए, पाके PK पाके, मांगे MG मांगे, कार, चांस पाके मांगे कार। ओके, ये ट्रिक आप लिख लेना अपनी कॉपी में। चलिए अभी ये यहाँ पे लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि देखो, उपरोक्त क्या 17 तत्व बताए गए हैं जो कि पौधे के लिए आवश्यक हैं, सही है। इसके अलावा भी पौधे में जैसे हमने बताया कि 60 एलिमेंट मिलते हैं, तो ये तो है नहीं 60 वो बचे कुछ खराब हों, उनकी भी कुछ ना कुछ लाभ मिलते हैं। जैसे कि कुछ लाभदायक तत्व जैसे कि हमारा सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलीनियम, ये भी पौधे के लिए कुछ ना कुछ लाभ करते हैं। अगर पर इनका मतलब ये नहीं कि इनकी कमी हो जाए तो पौधा का पापच रुक जाएगी या वृद्धि नहीं होगी। तो ये लाभदायक हैं, पर इनकी वजह से पौधे के लिए ये अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य क्या होता है, जो चाहिए ही चाहिए। तो ये कहाँ मिलते हैं, हम उच्च श्रेणी के पादप जो हायर प्लांट होते हैं उनमें मिलते हैं। चलिए अब आज का अंतिम टॉपिक देखते हैं। अब अनिवार्य तत्व के विविध कार्य के आधार पे, अभी क्या देखा हमने, सबसे पहले मात्रा के आधार पर, अब देख रहे हैं इसकी कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर 4 श्रेणी में बांटा गया। सबसे पहली तत्व क्या है, जो अनिवार्य तत्व किसके घटक होते हैं, जैव अणुओं के। तो जैव अणुओं के घटक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम रचनात्मक तत्व कहते हैं। रचनात्मक तत्व कौन से होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CHON, चौन कह सकते हो आप, चौन। तो कौन से तत्व जो जैव अणुओं के घटक होते हैं उन्हें कहते हैं संरचनात्मक तत्व। उनके एग्जाम्पल हैं चौन, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, क्लियर है। उसके बाद आते हैं आगे। अब अनिवार्य तत्व जो पौधे की ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिक घटक हैं, समझ रहे हो। मतलब पौधे में जो ऊर्जा बनती है उसमें जो रासायनिक घटक के रूप में जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनके घटक, जैसे ATP बनती है हमारे जो पौधे के अंदर होती है, प्रकाश संश्लेषण में ATP बन रही है। और जो ATP कहाँ बनती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं और क्लोरोफिल होते हैं उनमें ATP बनती है। तो क्लोरोफिल में भी
ये सब क्या हो गए, हमारे रासायनिक यौगिकों के घटक हो गए, ठीक है। जैसे अब मैंने क्लोरोफिल बताया, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व यूज होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। और एटीपी में किसका यूज होता है, इसका तो नाम ही है एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, तो इसमें किसका यूज होता है, फास्फोरस का, ओके। तो ये किसके हो गए, ऊर्जा वाले घटक। सबसे पहले देखे हमने जैव अणुओं के घटक। जैव अणु घटक को क्या कहते हैं, रचनात्मक तत्व। और जो हो गए रासायनिक यौगिकों के घटक, जैसे कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और एटीपी में फास्फोरस। इसमें ना बहुत सी चीज़ें रटनी भी पड़ती हैं, मतलब आप अभी अच्छे से समझ लो और उसको ना एक कागज़ पे लिख के दीवार पे चिपका दो और उसको 10 से 15 बार पढ़ते जाओ, मतलब चलते फिरते। इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, पर रटने की थोड़ी ज़रूरत मैं मानता हूँ कि हाँ, रटना तो पड़ेगा। तो अगर आप इसमें बेवजह का दिमाग लगाओगे तो कोई मिलने वाला नहीं। इसमें तो बस एक ही तरीका है, एक बार अच्छे से समझ लो और लिख के दीवार पे टांग दो, बस इसका क्लियर हो जाएगा आपको। पर सबसे पहले समझना जरूरी है, बिना समझे रटने का कोई फायदा नहीं होता। चलिए, अनिवार्य तत्व एंजाइम की सक्रिय। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एंजाइम को कौन कौन से तत्व सक्रिय करते हैं, सक्रिय या रोकते हैं। जैसे यहाँ पे Mg2+ दिया गया है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, RuBP यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और ये फास्फोइनोल पाइरुवेट यानी PEP कहते हैं शॉर्ट में से हम। तो इन दोनों को क्या करते हैं, सक्रिय करता है। ये किस में हम C3 और C4 साइकिल में पढ़ते हैं, RuBP एंड पैप। तो उनको कौन सक्रिय करेगा, मैग्नीशियम। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में क्या है, ये स्थिरीकरण करते हैं। उसके बाद जिंक जो होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, मतलब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कौन कर, जो एंजाइम है जो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करता है, उसमें सक्रिय करने के लिए जिंक की आवश्यकता पड़ती है। और जैसा कि हम हैबर विधि में भी पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है तो हमें मोलिब्डेनम लेना पड़ता है। FeMO सुना होगा आपने, कक्षा 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें क्या है, ऐसे ही अगर जो कोई जीव है उसके अंदर एंजाइम होता है नाइट्रोजनेस, उसको सक्रिय करने के लिए भी मोलिब्डेनम आवश्यक है, ओके। तो क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि मैग्नीशियम किसका कौन से एंजाइम को सक्रिय करता है, जैसे RuBP और पैप को। उसके बाद देखा कि जिंक जो होता है वो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को, और मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेस को क्रियाशील करता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, 3 ही बताए गए हैं इसमें एंजाइमों के सक्रिय करने वाले, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कुछ परासरणीय विभव से संबंधित दिए गए हैं। जैसे पोटेशियम का उपयोग करते हैं रंध्रों के खुलने बंद होने में, और पोटेशियम के साथ और भी तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन हो गया, कॉपर वगैरह। तो इनका भी यूज़ हम किस में करते हैं, अलग अलग जगह पे करते हैं इनका। तो पर यहाँ पे क्या है, परासरणीय विभव से संबंधित हमारा पोटेशियम का एग्जाम्पल दिया गया है। तो पोटेशियम से हमने जब रंध्र की क्रियाविधि पढ़ते हैं तो हमें पता है उसमें रंध्र को खुलना बंद होना, इससे नियंत्रण होता है पोटेशियम की सांद्रता के आधार पर। तो आई थिंक आपको ये सभी जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो क्लियर होंगे। आज की लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। तो आज हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले हमने देखा था, आज का एक रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन। सबसे पहले हमने देखा कि जो जूलियस सैक्स ने हाइड्रोपोनिक्स की खोज की थी, जिसकी सहायता से हमें ये अनिवार्य तत्व की पता लग सकते थे कि पौधे में कौन सा तत्व कितना ज़रूरी है, उसके ये हाइड्रोपोनिक्स के जरिए हम पता लगा सकते हैं। और इसकी सहायता से कुछ सब्जियां को व्यापारिक उत्पादन होता था, जैसे मैंने बताया टमाटर, बीज रहित खीरा, सलाद। और उसकी विधि क्या थी कि इस प्रकार एक पंप लगा देते हैं, यहाँ से पानी जाता, पोषक विलयन जाता है और यहाँ पे ये जड़ों द्वारा इसकी अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये विधि बहुत ज़्यादा उपयोग की जा रही है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके आधार पर हम 10⁻⁸ ग्राम पर ml तक की जो है सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमने अनिवार्य तत्व के कुछ मापदंड देखे, जैसे कि उसकी वृद्धि में और जनन के लिए तथा उसके बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए, और भी जैसे विशिष्टता उसकी क्या होनी चाहिए, और मेटाबॉलिज्म में वो किस प्रकार अपना
योगदान देता है, इसके बारे में जाना। फिर उसके हमने तत्वों के उनके मात्रा के आधार पर कि पौधे को कितनी मात्रा चाहिए, उसकी मात्रा के आधार पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। बृहद पोषक तत्व मैंने आपको बताया कितने चाहिए, और उसके आपको ट्रिक भी बताई यहाँ पे, चांस पाके मांगेगा। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बताए कि उनकी कितनी मात्रा चाहिए, और फिर उनकी ट्रिक भी बताई, नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका। उसके बाद कुछ तत्व बताए जो कि उच्च श्रेणी के पादपों में मिलते हैं। फिर हमने उनके विविध कार्य के आधार पर उनको 4 श्रेणी में डिवाइड किया था, जिनके आधार पर बताया मैंने कि रचनात्मक तत्व कौन से हैं, और रासायनिक घटक कौन से हैं, और एंजाइम को सक्रिय कौन करते हैं, और परासरण विभव में कौन अपना योगदान देते हैं। तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। आगे हम कल मिलते हैं। आप एक बार इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा।